अरे न का सुनाई दे रहा रे। अरे हरामजादा। हेलो। हेलो। हाँ। भाई वीरेंद्र बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। बोलिए। कौन बोल रहा है रे? इनसे बात करना है आपको? अरे पंचायत सचिव से मैं बात करना चाह रहा हूँ। हाँ पंचायत सचिव बोल रहा हूँ, बोलिए। अरे तो भाई वीरेंद्र को तुम नहीं पहचानता है? तू कहेगा कि बोलिए। कि थके हुए लोग, बीमार बीमार लोग अगर बिहार का मुख्यमंत्री रहेगा तो बिहार के बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलेगा। पैसे के बल पर ये ट्रांसफर पोस्टिंग होती है। आप जांच करा लीजिए। नमस्कार जोहार, मैं विवेक कुमार। आप देख रहे हैं ओबीसी टाइम्स। फिलहाल हमारी टीम पटना में मौजूद है। बिहार विधानसभा चुनाव की कवरेज पे हम हैं। बिहार की तस्वीर क्या होगी आने वाले समय में, बिहार में अब किसकी सरकार बनेगी, क्या जो सरकार एनडीए के नेतृत्व में चल रही है वही सरकार रिपीट होगी या फिर बिहार में परिवर्तन होगा, ये बड़ा सवाल है। हम लगातार ग्राउंड पे बने हुए हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, लोगों की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं, रुझान जानने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम पटना के मनेर विधानसभा के विधायक भाई वीरेंद्र जी के यहाँ हैं। भाई वीरेंद्र जी से बातचीत होगी। बिहार के विधानसभा चुनाव पे आरजेडी का क्या रुख रहेगा, आरजेडी क्या विजन लेकर के चल रही है, मैनिफेस्टो में कौन से मुद्दे शामिल हैं, किन मुद्दों पर वोट मांगा जा रहा है, क्या जो सरकार 17 महीनों के लिए तेजस्वी की बनी थी जिसमें रिकॉर्ड तोड़ नौकरियां दी गई बिहार में युवाओं को, क्या वो एक मुद्दा है वोट मांगने का या फिर कोई और मुद्दा है, बातचीत करेंगे। स्वागत है सर आपका। बहुत धन्यवाद। सर बिहार में इस बार क्या मुद्दा है आप लोगों का, इंडिया गठबंधन का खास तौर पे? देखिए, आरजेडी और महागठबंधन, खासकर आरजेडी गरीबों की पार्टी है। गरीबों के उत्थान की आवाज हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने उठाया और आज गरीब खाट पर बैठता है, कुर्सी पर बैठता है, चौकी पर बैठता है, ऑफिसों में जाता है। वो अगर किसी ने आवाज दिया उसका नाम है लालू प्रसाद यादव जी। तो हमारा तो एक तो है ग्राउंड पर कि जो हमने गरीबों के लिए काम किया है, जिनकी आवाज नहीं थी उनको आवाज देने का काम किया है। और बिहार में जो 20 सालों से सरकार है, कुछ भाग को अगर काटते हैं तो मुख्यमंत्री वही रहे हैं 20 साल। तो 20 सालों में इनका कोई विजन नहीं रहा है, नौजवानों को रोजगार या नौकरी देने का, महिलाओं को सम्मान करने का। अगर नौकरी भी कहीं हुई है इसके बाद तो आप उसकी जांच कर लें, चाहे वो पुलिस भर्ती का मामला हो, बीपीएससी में हो। तो एक जाति विशेष और कुछ जातियों को लेकर ही केवल बहाली हुई है और घोर अनियमितता हुई है। आप जांच करा लीजिए, चाहे एएनएम की बहाली हो, सिपाही भर्ती का मामला हो, तो हम एकदम कमर कसे हुए हैं कि थके हुए लोग, बीमार लोग अगर बिहार का मुख्यमंत्री रहेगा तो बिहार के बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलेगा, महिलाओं को सम्मान नहीं मिलेगा। और जिस तरह से हत्या का दौर बिहार में चल रहा है और प्रशासन शासन कोई काम नहीं कर रही है, केवल दोहन और शोषण का काम बिहार सरकार कर रही है। पैसे के बल पर ये ट्रांसफर पोस्टिंग होती है और जाति का भी उसमें कई जातियों का शोषण भी होता है। तो हम गारंटी देते हैं कि हम बिहार में हमारी सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से हम उसको दूर करने का काम करेंगे। जो दोहन शोषण होता है उसको शोषण नहीं होने देंगे। जो कार्य करने वाले लोग हैं, अच्छे लोग हैं, चाहे वो किसी जाति और धर्म के लोग हैं, मैं उनको सम्मान करूंगा और वैसे लोगों को पोस्टिंग करूंगा जहां लोगों के साथ प्रेम से काम करे और क्रिमिनल के साथ वो व्यवहार वैसा ही करे जिस तरह से क्रिमिनल किसी के साथ व्यवहार करता है। अच्छा, नीतीश बाबू लगातार कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, उन्हें सुशासन बाबू भी कहा जाता है। आप कह रहे हैं कि बिहार में भी हत्याएं लगातार हो रही हैं। लगातार सुशासन, देखिए जुमलों की पार्टी में शामिल हो गए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी
और जुमलों की पार्टी में जब ये अपने से स्लोगन देता है, कोई कहे कि बहुत मैं ईमानदार आदमी हूं, तो आप पता कर लीजिए बिहार में क्राइम का ग्राफ काफी बढ़ गया है। रोज हत्या का दौर चल रहा है, बीच चौराहे पर लोग को गोली मारी जा रही है। तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री की कमजोरी है और गृह विभाग चूंकि उनके पास है, और बीजेपी चाहती है देश में हिंसा फैलाकर राज करना। फूट डालो राज करो की नीति अंग्रेजों की थी, देश जब हमारा गुलाम था। फूट डालो राज करो नीति उसी के ये सगे भाई हैं या सौतेला भाई हैं जो देश में फूट डालो राज करो की नीति गरीबों का पैसा उद्योगपतियों को दे रहे हैं, गरीबों का गाड़ी कमाई का पैसा अंडानी अंबानी को देने का काम कर रहे हैं। तो देश का विकास नहीं कर रहे हैं ये लोग, अपना विकास कर रहे हैं। देखिए बीजेपी के पास जितना पैसा है और अपने उम्मीदवारों को जिस तरह से पैसा देता है, वो आखिर आता कहाँ से, ये तो जांच का विषय है ना जी। तो आज देश को लूट कर और अपने पार्टी को आगे करने का काम कर रहा है। देश का विकास नहीं हो रहा है और न गरीबों का कल्याण हो रहा है, न महिलाओं का विकास हो रहा है। ये केवल गोदी मीडिया और मोदी मीडिया प्रचार करके इनको आगे बढ़ाने का काम करे। जनता इस वर्ष बिहार क्रांति की भूमि रही है और बिहार से ही सारा चीज शुरुआत होता है। बिहार लोकतंत्र की जननी है और लोकतंत्र को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। जो अपने आप को संवैधानिक संस्था कहने वाले लोग हैं, वो मोदी जी के पॉकेट का संस्था हो गई है। तो बिहार इस बार एक रुख ऐसा करेगी, लोकतंत्र को स्थापित करेगी और यहीं से लोग सीखेंगे कि बिहार में ही ऐसा हुआ है तो देश भर में इस तरह का होगा। अच्छा, देश में आखिरी बार जातिगत जनगणना जो हुई थी सन 1931 में हुई थी, लेकिन उसके बाद जब नीतीश बाबू के साथ गठबंधन होता है, तेजस्वी जी का सरकार बनती है 17 महीनों की, उसमें बिहार में जातिगत जनगणना होती है जिसमें सारे आंकड़े निकल करके आ जाते हैं। लेकिन बात संसाधनों में हिस्सेदारी की है। क्या जितनी आबादी जिस समाज की है, संसाधनों में उतनी हिस्सेदारी है? फिलहाल तो नहीं लगता ऐसा है, लेकिन अगर सरकार बनती है इंडिया गठबंधन की बिहार में, तो संसाधनों में हिस्सेदारी को लेकर के आप लोगों की क्या तैयारी है? यही तो है सवाल। हमारे नेता ने सदन में आवाज उठाई और हम लोग ने कहा कि देश में जाति जनगणना होना चाहिए, जाति आधारित जनगणना होना चाहिए। तो केंद्र सरकार ने माना नहीं। ये लोग मिलने भी गए थे, हमारे नेता भी गए थे, उसमें मुख्यमंत्री भी गए थे, लेकिन इन्होंने कहा कि अगर देश में प्रधानमंत्री जाति आधारित गणना नहीं करते हैं तो आप बिहार में, आप सरकार आपकी है, आप बिहार में अकेले जाति गणना कीजिए। हमारे नेता के प्रयास से, हमारे नेता के जोर से, हमारे नेता के मांग पर जाति आधारित गणना हुआ। लेकिन हम चाहते थे कि जिसकी जितनी संख्या है उसी आधार पर हमारा बजट तैयार हो और उस जाति के विकास के लिए उस बजट में प्रावधान हो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और जो आरक्षण का प्रावधान किया गया था उस आरक्षण को भी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया, जिस वजह से लाभ नहीं मिल सका, क्योंकि केंद्र को करना था। और हमारी सरकार जब आएगी तो हम निश्चित रूप से जो जाति आधारित गणना हुआ है, जिस जाति की जितनी संख्या है उसके अनुसार उसके विकास के लिए हम बजट में प्रावधान करने का काम करेंगे। अच्छा, और बिहार में वोट चोरी को लेकर के वोटर अधिकार यात्रा निकलती है। राहुल गांधी पहले कहते हैं कि बहुत जल्दी एक ऐसा बम फोड़ने वाला हूं जिससे सियासत में भूचाल आ जाएगा। वाकई में वो भूचाल आया, वोटर अधिकार यात्रा चली। लेकिन बिहार के लोग इस बात को समझ पाए कि ये यात्रा किस लिए थी, वोट चोरी क्या है, वोट चोरी को समझ पाए लोग। एकदम बिहार की जनता अब समझ गई है कि ये सरकार वोट चोरी कर कर देश में भी राज कर रहा है, कई राज्यों में भी राज कर रहा है, चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे कई राज्य हो, जहां उसकी कोई पूछ नहीं थी वोट चोरी करके। तो हमारे नेताओं ने नारा दिया, वोट चोर गद्दी छोर, चाहे वो संसद में हो चाहे वो बिहार विधानसभा में हो। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने वोट चोरी के संबंध में पहले ही
आगाह किया था कि चुनाव आयोग हमारे वोटरों का नाम काट रही है, दलितों का, पिछड़ों का, अकलियतों का, आदिवासियों का अधिकांश वोट को काटने का काम चुनाव आयोग मोदी जी के इशारे पर किया है, जिसके लिए पूरे बिहार में आंदोलन हुआ है और लोग जागरूक हुए हैं और अपना नाम जोड़ने के लिए और सबको जानकारी है कि हमारा नाम काटा गया है, तो उस पर तत्पर है हमारे महागठबंधन के लोग, हमारे दल के लोग, सब लोग तत्पर है करने के लिए। अच्छा, इसी मुद्दे को दबाने के लिए एक नया मुद्दा खड़ा किया गया। इंडिया गठबंधन के मंच से गाली दी गई देश के प्रधानमंत्री की मां को, लेकिन 5-6 दिनों तक प्रधानमंत्री का उस मुद्दे पे कोई रिएक्शन नहीं रहा। उसके बाद इसे मुद्दा बनाया जाता है। क्या आप लोगों को लगता है कि ये जो मुद्दा बनाया गया है बिहार बंद करके, ये उसी वोटर अधिकार यात्रा के मुद्दे को दबाने के लिए? देखिए, प्रधानमंत्री के यहाँ कुछ ऐसी टीम है कि कौन सा सुगुफा छोड़े जिससे जनता पिछली बातों को भूल जाए और हमारी बातों को याद करे। लेकिन बिहार की जनता याद कर रही है कि हमारा नाम वोट से काटा जा रहा है। और गाली किसने दिया? आपके पास सीबीआई है, आपके पास ईडी है, आपके यहाँ जितना संवैधानिक संस्था है आपके जिम्मे है, तो आपने पकड़ा भी, जो लोग गाली दिया वो पकड़ा भी गया, 14 दिन की हिरासत में भी गया, कानून वो काम करेगी। तो आप है तो दूसरे को आप माँ बहन का गाली दे रहे हैं, संसद से लेकर संसद के बाहर तक, तो आपकी माँ है और मेरी माँ नहीं है। मैं किसी भी माँ का गाली, किसी भी बहनों का गाली अगर कोई देता है, हमारी पार्टी, हमारा महागठबंधन इसका विरोध करता है। लेकिन ये नाटकबाज मुख्यमंत्री हैं और नाटक करके और ऐसे मुद्दों को भटकाना चाहते हैं। लेकिन बिहार नहीं, देश की जनता इस मुद्दे को पकड़ ली है। हमारे बिहार में चुनाव नवंबर में खत्म हो जाएगा, 2 महीना मात्र है, चुनाव हो जाएंगे और ये मुद्दा पूरे देश में और होगा। इसके बाद बंगाल में चुनाव है। तो ये चाहते हैं कि देश में वोट चोरी करके अपना राज करना और स्थापित करना। ये अंग्रेजों के दलाल लोग हैं, अंग्रेज का राज नहीं रहेगा। ये बिहार है, लोकतंत्र की जननी है और बिहार से ही शुरुआत हुआ है वोट चोरी के खिलाफ में, और देश की गद्दी से इनको उतारने का काम बिहार ही करेगी। अच्छा, बिहार को अभी आप कितना पिछड़ा मानते हैं? बिहार में पिछड़ों की स्थिति, दलितों की स्थिति अभी फिलहाल में आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, ये बात सही है कि बिहार में हमारी संख्या काफी है, पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की, अकलियतों की, लेकिन उनका जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो पाया है। जो लोग कम संख्या में रहे हैं उनका विकास ज्यादा हुआ है। हमारा इस बार जोर होगा कि हम जितने संख्या, हमने कहा कि जाति आधारित करना हमारे नेता के प्रयास से ही हुआ है और उसी आधार पर हमारा बजट भी आगे बढ़ने का काम करेगा। क्योंकि पिछले 35 सालों से बिहार में जो सरकार है वो लगातार पिछड़ों के ही नेतृत्व में रही है, वहीं सेंट्रलाइज रही है। लेकिन पलायन आज के समय में आज भी बड़ी समस्या बनी हुई है। तो क्या जो मुख्यमंत्री बनते हैं, उप मुख्यमंत्री बनते हैं, वो ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते बिहार में कि यहाँ के लोगों को यहीं रोजगार मिल जाए, उन्हें किसी दूसरे प्रदेश न जाना पड़े, जलील न होना पड़े? हमारे नेता का ये प्रयास है कि हमारी सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी, हम पलायन को रोकने का काम करेंगे, लेकिन छू मंतर से नहीं, ये माने बनते ही तुरंत छू मंतर नहीं होगा। उसके लिए योजना उनके दिमाग में है और उसको धरातल पर लाएंगे और हम पलायन को रोकने का काम करेंगे। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे रहेगा, बिहार में चुनाव है, अब तक ये लड़ाई 2 टीमों के बीच मानी जा रही थी, एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन, लेकिन अभी तीसरे शख्स की एंट्री हुई है। उनका दावा है कि वो पूर्ण बहुमत की सरकार बिहार में बनाएंगे। आप इस दावे को किस तरीके से देखते हैं? क्या वो बिहार चुनाव प्रभावित कर पाएंगे? चैनल का नजरिया हो सकता है। राजनीति में सरजमीन पर 2 ही धुरी का काम कर रहा है। इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए की लड़ाई पूरे देश में है और बिहार में भी है। शुक्रिया।
ये हमारे साथ मनेर के विधायक भाई वीरेंद्र जी थे, जिनसे बातचीत हो रही थी तमाम सियासी मुद्दों पर। बिहार में चुनाव होने हैं अगले 2 महीनों के अंदर अंदर, यानी कि नवंबर के महीने में बिहार की तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी कि क्या बिहार में परिवर्तन होगा, या जो एनडीए के नेतृत्व में सरकार चल रही है वही सरकार एक बार फिर से रिपीट होगी। बिहार में पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है। बिहार को मजदूरों की फैक्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि बिहार से मजदूर दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, वहां 10,000 12,000 यानी उतना ही वेतन में काम करते हैं जितने में गुजारा होना मुश्किल है आज के समय में। जिस हिसाब से इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है उस हिसाब से वो काफी कम है। फिलहाल बिहार में आने वाली सरकार इन लोगों के लिए क्या व्यवस्था करेगी, उद्योगों को कैसे बढ़ावा देगी, इस समस्या को कैसे रोकेगी, वो देखना दिलचस्प होगा। मिलते हैं हम जल्द ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।